start with superposition of waves. So first derivation see we have यहाँ पे is we have to find resultant amplitude and conditions for maxima and minima. You should know all of these conditions. Okay. So now what they'll do is they'll take two waves. Let's say y1 is equal to a1 sin omega t. Okay, and y2 will be equal to a1 sin omega t and y2 is a2 sin omega t plus phi. ऐसे दो waves ले लिया हमने. Okay, and then you say कि according to superposition principle, according to principle of superposition, net displacement at any point is equal to sum of the displacement produced individually by the waves. So it is basically y1 plus y2. At any point if you want displacement, it will be sum of the displacements produced individually by the waves. So that will be equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi, where phi is the phase difference between these two waves. Okay, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे a1 sin, open the bracket, you will get, open this sin of a plus with the formula. So what is the formula? Sin a cos b plus cos a sin b. Cos a sin b. तो what we'll do is ये दो टर्म में से साइन कॉमन निकल जाएगा. ओके, तो यू कैन सी दैट साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में यू हैव a1 प्लस a2 cos phi. ओके, एंड यहाँ पे यू हैव a2, यहाँ पे cos ओमेगा टी कॉमन निकालो तो यू हैव a2 sin phi. ओके, नाउ assume that this expression is sum. तो लेट्स assume, एक assumption लेना पड़ेगा यहाँ पे. assume that a1 plus a2 cos phi is some a cos theta कुछ ले लो. ओके, एंड योर a2 sin phi, to sin के टर्म को यू कैन टेक सम a sin theta. ओके, सबसे करो देखो क्या मिलेगा. इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर व्हाट विल यू गेट? क्या मिल रहा है देखो, you'll get a cos theta here, right? तो sin omega t a cos theta plus cos omega t a sin theta, है ना? And if you take a common, okay, you have sin omega t cos theta plus cos omega t sin theta, which is the formula for क्या फॉर्मूला है ये? दिस इज ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. करेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. व्हाट इज दिस ए? ए रिप्रेजेंट्स द नेट एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है, एंड थीटा रिप्रेजेंट्स द नेट फेज ऑफ दैट पॉइंट, फेज कांस्टेंट, इजंट इट? है ना? ऐसा सेम डेरिवेशन में कहाँ पे किया है? एसएचएम में किया है. रिजल्टेंट ऑफ 2SHM वही है, उसको खाली उसमें वहाँ पे phi1 phi2 था, यहाँ पे दे हैव जस्ट put the phase difference between two waves. Okay, फर्क समझ में आएगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया. ओके, नाउ फ्रॉम दिस यू कैन से दैट व्हाट इज ए का, कैन यू गेट द ए का वैल्यू? ए का वैल्यू निकालना है तो इससे निकालना पड़ेगा, है ना? तो विल यूज द assumptions. दिस इज माई 1, दिस इज माई 2. ओके, जस्ट स्क्वायर एंड ऐड देम एंड सी व्हाट डू यू गेट. तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं, देखते क्या मिल रहा है. यहाँ पे 5 1 है, करेक्ट ना? 5 है सॉरी. ओके, चलो सब्ट्रैक्ट करते देखो, स्क्वायर करके ऐड करते देखो क्या मिलेगा. स्क्वायरिंग एंड एडिंग व्हाट विल गेट? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज ए स्क्वायर, है ना? तो स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो यू गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट यू गेट हियर. यू हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ पे भी ए स्क्वायर, है ना? यहाँ पे स्क्वायर ही कर रहे हैं बस, ठीक है. तो यहाँ पे a2 है और यहाँ पे a2 स्क्वायर है, ठीक है, कॉमन, राइट? क्या मिलेगा? कॉमन निकाला था a2 स्क्वायर, तो यू गेट, हाँ ये 5 लिखा है क्या मैंने? 5 आएगा ना यहाँ पर, 5 है, ठीक है.
तो यहाँ पे तो क्या मिल रहा है, इफ यू स्क्वायर दिस, तो एक टर्म यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ का मिलेगा, इसका जो बी स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर टर्म है इसमें से a2 स्क्वायर कैन टेक कॉमन, करेक्ट। तो a2 स्क्वायर कॉमन निकला तो यू विल हैव साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस देन यू हैव अनदर टर्म, इसका एक टर्म बच गया 2ab ना, तो यू हैव 2a1 a2 cos phi. So here phi represents the phase difference between these two waves. इस दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है ना। तो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, a1 a2 इंडिविजुअल वेव्स का है। तो वी कैन फाइनली से दैट कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है ओके इट इज a स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम रख लेते हैं अपने पास 2a1 a2 cos phi, ओके। अच्छा, ऑल्सो वी नो दैट कि इंटेंसिटी of wave is proportional to amplitude square, isn't it? है ना, which means I can say that resultant intensity, okay, I is proportional to a square. Intensity of source 1 should be proportional to its amplitude a1 square, and intensity of source 2 should be proportional to its amplitude which is a2 square, isn't it? तो जहाँ भी a square टर्म है वहाँ पे हम इंटेंसिटी लगा सकते हैं। तो we can put यहाँ पे I is equal to, instead of a1 square I'll put I1 plus you will get यहाँ पे I2 plus 2 A1, तो A1 के प्लेस पे I can put root I1 root I2 cos phi. This is the expression of resultant intensity. ठीक है। Now one more thing you should know कि if cos phi is plus 1, okay, versus if cos phi is minus 1. See cos phi को plus 1 ले लिया तो I की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 मिल जाएगा, राइट, which is a plus b the whole square ना, where a is what root I1, b is what root I2, तो you will get this value, है ना। and यहाँ पर अगर क्या तो if I put minus 1 you will get a minus b the whole square. You should know that this represents the maximum value of intensity and this represents the minimum value of intensity. इसको वेव्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, when you have two crest plus two crest so you get a big crest, right? Similarly when you have two trough plus two trough you get a big trough. This is called as constructive interference. समझ में आया? That will happen for this value. constructive interference कब होगा, जब cos phi का वैल्यू +1 होगा, या कैसे इंटेंसिटी उस टाइम पे root I1 plus root I2 the whole square होगा. This making sense? Similarly डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, क्रेस्ट प्लस ट्रफ मीट्स या उल्टा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमम इंटेंसिटी, ओके, यार ये है ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी बोलते हैं, सेम बना जाएगा मैंने, ओके। इज मेकिंग सेंस? ये आई मैक्स, ये आई मिन, ओके। अब इसमें और भी चीजें लिख सकते हैं, देखो, ओके, कॉस फाई का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, इट इज cos 0 is 1, right? Then 2 pi, 4 pi and so on. So we can say that phi का value should be 2n pi for constructive interference. ठीक है? And cos का value -1 कब होगा? When phi का value would be pi, 3 pi, है ना? 5 pi and so on. So you can say this will be odd multiple of pi. So for this value we will get destructive interference. समझ में आया? इसमें और भी कुछ पूछ लेते हैं कभी कभी, दे कैन आस्क यू नो आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो, तो यू शुड नो दैट आई मैक्स अपॉन आई मिन वुड बी इक्वल टू व्हाट, रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 द होल स्क्वायर. हम इसको ही ले रहे हैं बस, आई जस्ट पुट दिस वैल्यूज. इट इज ऑल्सो इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर. ठीक है, किसी किसी बुक में दे विल ऑल्सो राइट इट like this, r plus 1 upon r minus 1 the whole square, where r is what, ratio of amplitude, isn't it, or we can say it is root of intensity ratio. तो ये कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो दिस इज अ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आई मैक्स आई मिन रेशियो एंड ऑल दोस थिंग्स. तो व्हेन विल यू गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेनेवर यू हैव फेज डिफरेंसेस ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल ऑफ पाई, डिस्ट्रक्टिव के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना. इंटेंसिटी एक्सप्रेशन यू शुड नो. एनी क्वेश्चंस हियर? तो ये है फर्स्ट डेरिवेशन. यहाँ पे फाई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है,
phase difference between these two waves, between two interfering waves. Okay, ठीक है. And this part here, this is called as principle of superposition. Any questions? समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है? नेक्स्ट इज स्टेशनरी वेव्स. ठीक है, ये देखो. स्टेशनरी वेव्स का इफ यू रिमेंबर कि व्हेन यू हैव टू इक्वल ऑपोजिट वेव ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, दो इक्वल ऑपोजिट वेव ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रैवल कर रहे हैं, व्हेन दे सुपर इम्पोज, तो व्हाट विल हैपन एट दैट पर्टिकुलर रीजन, विल ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग विद द सेम एम्पलीट्यूड विद द सेम एनर्जी, इजंट इट. पार्टिकल्स उसी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं. अनलाइक प्रोग्रेसिव वेव, व्हाट हैपेंस इन प्रोग्रेसिव वेव इज सी एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. समझ में आ रहा है क्या? प्रोग्रेसिव वेव में जैसे इफ लेट्स से इफ आई से कि ये रीजन में प्रोग्रेसिव वेव है, ओके, तो उस रीजन में कोई भी पार्टिकल कभी रेस्ट पे नहीं होगा. मतलब रेस्ट पे आएगा ओनली व्हेन इट इज वाइब्रेटिंग, मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा बस. व्हेन इट इज वाइब्रेटिंग जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो रेस्ट पे आएगा, दैट देन इट विल कम डाउन. तो ऐसे पर्टिकुलरली इट विल नॉट बी एट रेस्ट फॉर लॉन्गर टाइम. समझ में आ रहा है? मोमेंटरी रेस्ट रहेगा बस, बिकॉज इट इज वाइब्रेटिंग ना, तो व्हेन इट गोस टू एक्सट्रीम पोजीशन मोमेंटरी रेस्ट होगा बस. बट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स एंड इट ऑलवेज ट्रांसफर इज एनर्जी, अपना एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते रहता है. समझा क्या? हर पार्टिकल का जो फेज है उसके बाजू वाले पार्टिकल से अलग होता है. समझ में आ रहा है? इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका स्टार्ट पॉइंट मोशन का अलग है, इसका स्टार्ट पॉइंट मोशन का अलग है. एवरी पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स. समझा? there is transfer of energy, not matter. Every particle is not having the same phase as the adjacent particle. Okay, no particle is at rest forever. मतलब they will keep on moving. They will be momentary at rest when they are vibrating at extreme position पे आएगा तब आएगा. समझ में आया? अनलाइक अभी स्टेशनरी वेव से क्या हो रहा है? स्टेशनरी में ऐसा कुछ होता है, मतलब जो ये जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट कर रहे हैं, बट कुछ पार्टिकल्स दे डोंट वाइब्रेट एट ऑल. लुक एट दीज पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग, दे नेवर मूव. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, कभी मोशन में आता ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं नोड. ये पार्टिकल्स को नोड बोलते हैं हम लोग. समझा? अनलाइक योर प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा कभी होता ही नहीं, पार्टिकल रेस्ट पे आएगा मतलब ज्यादा देर तक, वो सिर्फ मोमेंटरी रेस्ट पे आता है बस. एंड यू लुक एट दीज पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, दे आर वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एंटी नोड. समझ में आया क्या? नोड इज दैट पार्टिकल वेयर पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग इन दैट मीडियम. ओके, एंटी नोड इज दैट पार्टिकल जहां पार्टिकल इज मूविंग विद मैक्स एम्पलीट्यूड. ये पार्टिकल मोशन का मैंने बोला. अब दूसरा और सुनो, देयर इज वन मोर वे ऑफ लुकिंग एट नोड्स एंड एंटीनोड्स. इफ यू लुक एट द प्रेशर ऑफ द मीडियम, इफ ये दे पार्टिकल मूव नहीं हो रहा, राइट, तो वी से दैट हियर एट दिस पॉइंट प्रेशर ऑफ मीडियम इज मैक्सिमम. प्रेशर इज मैक्सिमम, राइट. एंड यहां पे पार्टिकल आराम से वाइब्रेट कर रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि एट एंटी नोड प्रेशर ऑफ मीडियम इज मिनिमम. प्रेशर इज मिनिमम हियर. इज मेकिंग सेंस? तो प्रेशर वाइज यहां मैक्सिमम प्रेशर है, तो इसको बोलते हैं प्रेशर एंटी नोड. दिस इज प्रेशर एंटी नोड एंड दिस इज प्रेशर नोड, बिकॉज प्रेशर इज मिनिमम हियर. इज मेकिंग सेंस? डिस्प्लेसमेंट वाइज दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड. प्रेशर वाइज उल्टा. तो प्रेशर नोड इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड एंड वाइस वर्सा. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये सब पूछते हैं. ठीक है, दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो. तो पार्टिकल्स रेस्ट पे रहते हैं. सेकेंडली यू शुड नो कि दिस इज, लेट्स से दिस इज लूप नंबर 1. ओके, देयर आर टू लूप्स. ये लूप 1 है, ठीक है, ये लूप 2 है, राइट. तो वी से दैट कि एक लूप में जो पार्टिकल्स है, इफ आई नंबर द पार्टिकल्स 1 2 3 4, ऑल दिस पार्टिकल्स हैव सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन. साथ में ऊपर जाएंगे और साथ में नीचे आएंगे. समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होता है मतलब. ठीक है, तो ऑल द पार्टिकल्स इन द सेम लूप आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, पूरा पार्टिकल एक साथ नीचे आएगा, फिर फ्लैट होगा, फिर एक साथ नीचे आएगा वापस. समझ में आएगा? फिर ऊपर भी आना तो ऐसे होगा. समझ में आया? ठीक है, तो एक लूप में जो पार्टिकल है वो एक साथ ही चलते हैं. ठीक है, और इफ यू लुक एट बाजू वाला लूप, ठीक है, तो ये जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो ये वाला पार्टिकल ऊपर आता होगा. समझ में? इसलिए दिस मतलब ऐसे ऐसे ऊपर होता है. समझ में आया क्या? ओके, तो एडजेसेंट लूप के जो पार्टिकल्स है, इफ आई नंबर ऑफ पार्टिकल हियर, ये 1 है और इसको 2 बोल दिया मैंने अगर, तो ये जो पार्टिकल है दे आर आउट ऑफ फेज, मतलब ऑपोजिट फेज है, तो इसका फेज डिफरेंस विल बी पाई. समझ में आ रहा है? एडजेसेंट सेम लूप में है अगर, तो फेज डिफरेंस क्या है? 0.
ठीक है, एडजेसेंट लूप्स में है अगर पार्टिकल तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इनटू इक्वल ऑपोजिट वेव सुपर इम्पोज, जनरली इक्वल होना चाहिए इन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्शन खाली ऑपोजिट होना चाहिए बस। एनी क्वेश्चंस? तो समझ में आएगा यहाँ पर? ओके, ठीक है। देन डायरेक्शन दैट वी हैव इज दिस, हमको डिराइव क्या करना है, हमको एक स्टेशनरी वेव का एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, और ऑल्सो वी हैव टू फाइंड कि एट व्हाट पॉइंट्स विल गेट नोड, एट व्हाट पॉइंट्स विल गेट एंटी नोड, तो पोजीशन ऑफ नोड एंटी नोड निकालना है। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स एज वेल एज दो ये इनके बीच में, नोड एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंसेस है, व्हाट आर दीज डिस्टेंसेस, वी हैव टू फाइंड ऑल ऑफ दिस डिस्टेंसेस आल्सो। ठीक है, तो निकालते हैं, चलो करते हैं। डायग्राम से समझ में आ रहा है, दिस हैज टू बी लैम्डा बाय 2, दिस हैज टू बी लैम्डा बाय 4, बट विल डिराइव इट। शुरू करते हैं। तो दिस प्रॉपर्टीज यू शुड रिमेंबर, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ओवरऑल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया हमने। आ जाओ, हाउ टू गेट स्टेशनरी वेव का एक्सप्रेशन, विल से कि लेट्स टेक अ वेव 1 व्हिच इज सम a sin ओमेगा t माइनस kx, k को भी करना है 2 पाई बाय लैम्डा x। तो दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, है ना। t और x का साइन बताता है कि वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है ना। द साइन इज ऑपोजिट, वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x। ओके, एंड इफ आई वांट इक्वल ऑपोजिट वेव, तो इक्वल चाहिए तो एम्पलीट्यूड सेम ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम ले लेंगे, ठीक है, लैम्डा भी सेम ले लेंगे। ओके, खाली क्या चेंज करेंगे, द साइन विल कम प्लस। इफ आई पुट अ प्लस साइन, इट इंडिकेट्स दैट वेव इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब ये दो वेव को अगर सुपर इम्पोज कर दिया, इफ यू हैव टू इक्वल ऑपोजिट वेव एंड सुपर इम्पोज, तो अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, राइट। दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, एंड दिस पुट द वैल्यू, नाउ इट्स जस्ट मैथ, a sin ओमेगा t minus 2 pi by lambda x plus a sin ओमेगा t plus 2 pi by lambda x। ऐड करो, क्या मिल रहा है देखो, a कॉमन निकाला हमने, दिस इज साइन c प्लस साइन d, दिस इज साइन c, ये a कॉमन निकालेगा, साइन c प्लस साइन d, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 साइन c plus d by 2, right? So if you add them, what do you get? 2 omega t upon c plus d by 2, है ना, करेक्ट है। Then cos c minus d by 2, so what do you get? 2 pi by lambda, है ना, into 2 upon 2, है ना, ये टर्म ऐड हो जाएगा, राइट, तो 2 हो जाएगा, और c plus d by 2, तो ये वो 2 है, तो you have this term। तो यहाँ पे 2 कैंसिल करो, यहाँ पे 2 कैंसिल करो, तो व्हाट यू हैव इज दिस, यू हैव 2a cos, मैं cos का टर्म पहले लिख रहा हूँ, आई टेल यू द रीजन, इनटू sin ओमेगा t। दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव्स। कुछ चीज़ें पहले देखते हैं। ओके, सी डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव। एक तो ये समझो कि इफ आई हैव टू राइट प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, तो आई वुड, तो ये लिखा ही है यहाँ पे देखो, तो प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन में क्या है कि जो t और x का टर्म है वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, समझ में आ रहा है क्या। एंड स्टेशनरी वेव में क्या हो रहा है कि t का टर्म अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है और x का टर्म अलग है। दिस मीन सेंस इट कैन सी राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द मैथमेटिक्स हैज वर्कड आउट इन अ वे दैट cos के टर्म में x है, sin के टर्म में t है, बट उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, cos के टर्म में t आ सकता है, sin के टर्म में वो चलेगा, बट दोनों x और t अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होने चाहिए एंड मल्टीप्लाइड होना चाहिए। दिस इज द दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई स्टेशनरी वेव का एक्सप्रेशन। इस मेकिंग सेंस। तो इक्वेशन देख के समझ में आना चाहिए कि स्टेशनरी वेव है कि प्रोग्रेसिव वेव है। समझ में आया क्या, वेरिएबल t और x दोनों में भी है, बट इसमें दोनों एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसमें अलग अलग है। एनी क्वेश्चंस हियर, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर स्टेशनरी वेव को तुम लोग देखो, अगर ठीक है, इफ आई टू टेक स्नैपशॉट ऑफ स्टेशनरी वेव, ओके, तो देखो वेव एक इंस्टेंट पे ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, फिर वो फ्लैट हो जाएगा, फिर वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, एंड देन इट विल गो लाइक दिस। दिस इज एक्चुअली स्नैप ऑफ स्टेशनरी वेव इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स।
अगर फोटो खींचा तो ऐसे दिखेगा मतलब, ठीक है। अब एक साथ देखते तो दिस हैपेंस सो फास्ट दैट टेक्स्ट बुक पे डायग्राम ऐसे बनाते हैं वो लोग, ऐसे लूप दिखाते हैं। समझ में आया क्या? एक्चुअली में ये हो रहा है बट हमको डायग्राम ऐसे दिखाया है, इसमें सेंस। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि बताया ये पार्टिकल जो है वो मूव ही नहीं हो रहा है, ये वाला पार्टिकल ज्यादा ही मूव हो रहा है, ये पार्टिकल भी मूव नहीं हो रहा है, फिर ये पार्टिकल ज्यादा मूव हो रहा है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है पार्टिकल्स का, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, इजंट इट? एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्टेंस से वेरी कर रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज कर रहे हो वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बदल रहा है। इज मेकिंग सेंस? ऑल्सो द शेप ऑफ द वेव इज चेंजिंग विद टाइम। अभी ऐसे दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, राइट? शेप of the wave form बोलते हैं इसको हम लोग। wave form is a function of time, समझा? and amplitude is a function of distance. do you agree with this term? समझ में? I repeat, जो amplitude है वो distance से वेरी कर रहा है, जो wave form है वो time से वेरी कर रहा है। समझ में आया क्या? इसलिए what we do is जो x का टर्म, distance का जो टर्म है उसको भी associate with amplitude. तो this entire term represents resultant amplitude. स्टेशनरी वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये। इसी मेकिंग सेंस? इतना भी खाली पूछते हैं कभी कभी, ओके। एंड दिस ओमेगा टी टर्म रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएंस, कि हाउ द शेप इज चेंजिंग विद द टाइम। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, ये समझ में आ गया। तो फिर कैन वी राइट दिस? कैन वी से रिजल्ट देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय 2a cos 2 pi by lambda x। ये समझना जरूरी था कि why we are taking x term with amplitude, ठीक है। the reason is कि it, if you see the mechanics of it, you understand it has to be x dependent। समझ में आया? अगर सिर्फ ये पूरा एग्जाम में कि डिराइव इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव, यू स्टॉप हियर, ठीक है। और अगर आगे बोला कि कैन यू फाइंड बेस्ड ऑन दिस फाइंड द कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड, पोजिशन पूछा अगर, तो ये आगे करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। तो पूछा तो कैसे करेगा? देखो, वी हैव नोड, देन वी हैव एंटी नोड। तो नोड कहाँ बन रहा है? जहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होगा वहां पे नोड बनेगा, पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है, ओके। और एंटी नोड कहाँ बनेगा? जहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? इट विल मैक्सिमम। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +-1, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी 2a। अब एग्जाम में एमसीक्यू में ये भी पूछ लेते कभी कभी, अगर इफ आई गिव यू एक्सप्रेशन फॉर, ऐसे दे दिया है, समझो कि यहीं पे दिखाते हैं। देखो, अगर मैं इफ आई राइट लाइक दिस कि y इज इक्वल टू 20 sin 100 pi t cos 10x, ऐसे कुछ तो लिख दिया मैंने। द मोमेंट यू सी दिस विल से हाँ दिस इज स्टेशनरी वेव, राइट, है ना। अब इससे तुमको क्या क्या मिल सकता है? यू कैन गेट कि जो x के साथ टर्म जो है वो 2 pi by lambda वाला टर्म है, तो यू कैन गेट लैम्डा फ्रॉम हियर, ओके। जो t के साथ टर्म है वो क्या टर्म है? ओमेगा का टर्म है, ओमेगा इज 2 pi f, तो यू कैन गेट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है क्या? इससे यू कैन गेट वेव वेलोसिटी आल्सो, ओके, इनके, है ना, अगर पूछा तो। बट इसकी वेव की वेलोसिटी नहीं होगी, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स जिसने स्टेशनरी वेव बनाया। ये जो वेव्स थे ये लोग प्रोग्रेसिव वेव है, राइट, ये तो स्टेशनरी वेव है, तो वेव वेलोसिटी मिल रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी मिल रहा है। चमका, ओके। अच्छा, दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2 देखो, समटाइम्स दे व्हाट दे आस्क, दे विल गिव दिस एक्सप्रेशन, दे विल आस्क यू फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विच प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव, मतलब इनकी एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। तो 220 मत लिख देना, मतलब, ठीक है। दिस इज एक्चुअली 2a ना, 2a इज 20, राइट, तो a कितना हो जाएगा? 10। तो जो इंडिविजुअल वेव्स था उसका एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज हाफ, या बोलना चाहिए कि जो इंडिविजुअल वेव है उसका डबल एम्पलीट्यूड होता है स्टेशनरी वेव का। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? तो स्मॉल स्टफ दैट यू शुड नो फ्रॉम द एक्सप्रेशन इटसेल्फ। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 0 होगा मतलब क्या है? दिस मीन्स बेसिकली कि cos 2 pi by lambda x is 0, that is 2 pi by lambda x, 0 का भी होता है cos 90 pi by 2, then 3 pi by 2, है ना। दिस काइंड ऑफ टर्म्स पे इट इज गोइंग टू गिव यू, तो बेसिकली x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, है ना। x की वैल्यू क्या मिलेगा? देखो, इफ यू टेक pi by 2 what do you get? lambda by 4 ना, ठीक है, then 3 lambda by 4 and so 5 lambda by 4 and so on, है ना, odd multiple of lambda by 4, so you can say x is equal to odd multiple 2m plus 1 या 2n plus 1 whatever
λ/4 है ना, करेक्ट. m is 0 1 2 3 you can put at these positions you will get node. सब सही लिखा है क्या? आ जाओ नेक्स्ट. हाउ अबाउट एंटीनोड? दिस विल हैपन व्हेन cos का वैल्यू is plus minus 1, cos 2 pi by lambda x is plus minus 1, which means 2 pi by lambda x should be 0 pi 2 pi है ना, cos 0 1, cos pi minus 1, right, 3 pi and so on. तो you can say that x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 lambda by 2, करेक्ट है ना, lambda and so on, which means x is equal to n lambda by 2 बोलना चाहिए क्या, है ना, 0 1 2 इफ यू सब्स्टिट्यूट कर द आंसर. ठीक है, तो दैट यू मस्ट, है ना. अब देखो 0 पे क्या मिल रहा है, एंटीनोड है ना, और नेक्स्ट एंटीनोड कब मिल रहा है, लैम्डा बाय 2 पे. तो एडजेसेंट एंटीनोड में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड्स इज डेफिनेटली लैम्डा बाय 2, करेक्ट. सिमिलरली यहाँ पे देखो लैम्डा बाय 4 में फर्स्ट नोड मिल रहा है, उसके बाद नोड कब मिल रहा है, 3 लैम्डा बाय 4. यू सब्ट्रैक्ट 3 lambda by 4 minus lambda by 4, what you get? You get lambda by 2 again. So I can write the distance between two adjacent nodes is also lambda by 2. करेक्ट है ना. अगर मुझे नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस चाहिए तो देखो एंटी नोड 0 पे आ रहा है, फिर नोड कब आ रहा है, लैम्डा बाई 4 पे आ रहा है. सब्ट्रैक्ट दिस, यू विल गेट डिस्टेंस बिटवीन अ नोड और एंटी नोड, एडजेसेंट नोड, एंटी नोड नोड वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, इट विल बी लैम्डा बाई 4. ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग. ये भी एमसीक्यू में पूछते थे, अभी आगे भी काम आएगा ये. एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो दिस इज वन डेरिवेशन. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग. इसमें एक्चुअली दो केस है, दोनों ही केस एचएससी में इंक्लूडेड है. एक केस 1 जो है, ओके, इट इज वेयर द स्ट्रिंग इज अटैच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स. ओके, और केस 2 जो है वहां पे स्ट्रिंग इज अटैच ओनली एट वन एंड. तो दिस एंड इज फिक्स्ड, दिस एंड इज फ्री. दोनों ही केस करेंगे. ओके, पहले केस 1 कर लेते हैं. अगर फिक्स्ड एंड्स है दोनों, इसका मतलब क्या है, जहां पे हमने स्ट्रिंग को फिक्स किया है वो पॉइंट मूव नहीं हो सकता, तो वहां पे हमेशा नोड बनेगा. समझ में आएगा? फिक्स किया था, पकड़ के रखा, राइट, तो वो पॉइंट मूव कैसे होगा. ठीक है, और ऐसे यहाँ पर ये फिक्स किया है, वहां पे नोड बनेगा, बट ये एंड फ्री है तो वहां पे एंटी नोड बनेगा हमेशा. मेक सेंस? ठीक है, फ्री टू वाइब्रेट मीन्स इट कैन वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट मोड पॉसिबल हियर? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल ले लो. ओके, फर्स्ट मोड मतलब क्या है कि द डायग्राम विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ऐसे एक लूप बन जाएगा, है ना, बिकॉज एंड्स में एंटी नोड बनना चाहिए, तो बीच में एक एंटी नोड आ जाएगा. ओके, तो कैन वी से दैट कि दिस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? डिस्टेंस टू नोड्स इज लैम्डा बाय 2, राइट. ओके, करेक्ट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल. तो देयरफॉर आई कैन से कि लैम्डा इज 2l. समझ में आया क्या? एंड इफ यू वांट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे f यूज किया कि n यूज किया? आई थिंक f यूज किया, n. तो n फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन n लिखा अगर, दैट विल बी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. तो वेलोसिटी इज v, लेट्स से, एंड वेवलेंथ हमको 2l मिल रहा है, तो 2l लिखा. समझा क्या? ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में है, इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट मोड. इट इज आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड. ठीक है, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको हम लोग. ओके, is also your first harmonic, and first harmonic is also called as zeroth overtone. Overtone number are higher frequencies, correct? तो ये जीरो हो जाता है. समझ में आया क्या? You should know that कि velocity of wave in strings is given by the formula क्या है? root of t by mu. तो it is also, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2l root of t by mu. What is t? Tension in the string. What is mu? Linear mass density of the string. मतलब mass per length of string. This value is extremely low, but this is there.
ओके, समझ में आया फॉर्मूला? ठीक है, मुझे तो यही चाहिए था बट इसको आगे भी एलाबोरेट कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? दिस इज एन नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नेक्स्ट मोड कैसे बनेगा इसमें? यू हैव टू हैव वन मोर लूप, राइट? ऐसा कुछ है, देखो ऐसा कुछ. दिस इज वन मोर. तो यू हैव टू मेक श्योर कि एंड्स में हमेशा नोड ही बनना चाहिए. तो दिस इज द नेक्स्ट मोड पॉसिबल. दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड. तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, राइट? लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, दैट विल बी योर एल. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू एल, करेक्ट है ना? तो देयरफॉर वी कैन से n1 फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, दैट इज v अपॉन एल. मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लो तो तुमको एन नॉट के टर्म्स में आंसर आ जाएगा. तो n1 इज 2 n नॉट. ठीक है, व्हाट इज द लास्ट मोड? इसमें और भी मोड बना सकते हैं ना. तीन तक किया तो काफ़ी हो गया एक्चुअली, अगर पूछा तो 3 कर लेते हैं. एक और लूप आ जाएगा, राइट? समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ऐसा कुछ एंड्स में नोड बन रहा है. इफ यू हैव टू गो वन मोड से अदर मोड, यू जस्ट ऐड नंबर ऑफ लूप्स. ओके, n n n n, दिस इज a, दिस इज a and this is a. lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, you can say that 3 lambda by 2 is equal to L. Lambda will be 2L by 3 into second overtone is equal to V upon lambda, which will be V upon 2L by 3. That is equal to 3 n naught. Correct? So what can we conclude here? कि frequencies are in the ratio 1:2:3. है ना? एंड यू शुड नो दैट कि एनी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हार्मोनिक. तो दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक. तो यू कैन से ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. व्हेन आई से ऑल, आई मीन इवन एंड ऑड बोथ. ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. ठीक है, एंड इफ यू वांट टू do थोड़ा शो ऑफ, we can add one more formula. We can write something of this sort. देखो ऐसा कुछ लिख सकते हैं. Can we say that np is equal to n plus 1 n naught. This is overtone number where p is overtone. So if I want 0th overtone, so I'll put ns. Yeah, sorry, so n plus 1, p plus 1. P is overtone number. Okay, if I put p equal to 0, तो n 0 मतलब 0th overtone will be n naught. If I have first overtone चाहिए तो p का वैल्यू 1 डालो तो 2 n naught मिलेगा and so on. This is general formula for overtone, है ना? If you want n to pth overtone, you can use this formula also, where n naught is v upon 2n. Okay, v is velocity of wave in the string. L is the length of the string. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट केस ले लेते हैं. ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आता है. तुमको क्या याद रखना है? 2 चीज़. एक कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो v अपॉन 2L है and velocity can be root of t by mu. That is something that you should remember. Second, ratio is 1:2:3. ये 2 चीज़ याद है तो काफ़ी है मतलब. ओके, नेक्स्ट इसमें कैसे आएगा फर्स्ट मोड? ऐसा कुछ यहाँ पे मूव नहीं होगा और यहाँ पे कंप्लीट मोशन. ऐसा कुछ. दिस वुड बी योर नोड, दिस विल बी एंटी नोड. ये लेंथ है तो दिस इज हाउ मच? लैम्डा बाई 2 कि लैम्डा बाई 4? लैम्डा बाई 4 है ना, तो लैम्डा बाई 4 विल बी इक्वल टू एल. लैम्डा विल बी इक्वल टू 4L. तो फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे जब n नॉट लिखेंगे दैट विल बी v अपॉन लैम्डा, दैट विल बी v अपॉन 4L, है ना? दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इसको अगेन वी कैन राइट लाइक दिस. ये लिख सकते हैं. ओके, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट मोड क्या होगा? एक और लूप ऐड कर दो इसमें, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. नोड, एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड. करेक्ट?
lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4. 3 lambda by 4 should be equal to L. Lambda is 4L by 3. N1 first overtone. Okay, first overtone है. This is fundamental frequency, 0th overtone, या you can say it is first harmonic. Okay, first mode भी बोल सकते हैं इसको. That is equal to what? V upon lambda will be V upon lambda का वैल्यू पुट क्या आएगा, है ना, 4L by 3 है ना इसका, तो आएगा 4L by 3. इसका मतलब क्या आंसर आ रहा है, 3N0 आ रहा है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इफ यू नोटिस समथिंग कि पहला हार्मोनिक तो है हमारे पास, सेकेंड हार्मोनिक गायब, सीधा थर्ड हार्मोनिक आ गया. ठीक है, तो फर्स्ट ओवरटोन करस्पॉन्ड्स टू थर्ड हार्मोनिक. मतलब यहाँ पे इवन हार्मोनिक इज एब्सेंट. समझ में आएगा? व्हाट इज हार्मोनिक? एनी मल्टीपल ऑफ N0 इज कॉल्ड एज हार्मोनिक. समझ में आएगा? यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये जो हार्मोनिक है, एक हार्मोनिक है ही नहीं, जो नेक्स्ट साउंड आया उसमें डायरेक्टली ऑड मल्टीपल चालू हो जा रहा है. तो यहाँ पे वील से दैट कि ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. एक और कर लेते हैं, एटलीस्ट 3 करना होता है, तो 1 3 5 आना चाहिए और आएगा भी. एक लूप और डाल दिया यहाँ पे, तो दिस इज N N N A A A, करेक्ट. तो 1 2 3 4 5 lambda by 4 is L, lambda is 4L by 5. N2 will be equal to simply V upon lambda, which is 5V upon 4L, है ना, which is 5N0. तो मिल गया. You can say रेशियो क्या है यहाँ पे, 1:3:5. Only odd harmonics are present. Okay, and then if you want to write general formula for overtone, तो NP will be 2P plus 1 N0. करेक्ट है ना. 0 डाला तो हाँ बराबर है, सही है. समझ में आया क्या? तो यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये सब पूछ लेते हैं. ओके, नाउ दीज फॉर्मूलाज के बेसिस पे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज, so this is another question, laws of string vibration, which is basically, if you see the formula for frequency, it is of the format 1/2L raised to T by mu. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले लिया अगर हमने, तो स्ट्रिंग अटैच एट बोथ एंड्स का, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, राइट, है ना. तो अब यहाँ पे देखो, तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? दे से लॉ ऑफ लेंथ. क्या है ये? इट्स सिंपली frequency is inversely proportional to length. That means N1 L1 is equal to N2 L2. This is your first law, law of length. समझ में आया क्या? Okay. Second law क्या है? Law of tension, LOT. क्या है LOT? It is N is inverse directly proportional to root T, है ना. और we can write N1 upon N2 is root of T1 upon T2. या इसको ऐसे, और we can write N1 upon root T1 is equal to N2 upon root T2 and so on. ये लिख सकते हैं. समझ में आया क्या? दिस इज लॉ ऑफ टेंशन. व्हाट इज लास्ट वन? लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी. बट इसको थोड़ा अलग तरीके से पैकेज भी कर सकते हैं. देखो कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू. दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. ओके, द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दिस. व्हाट इज म्यू? मास अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इजंट इट? मास लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ. Cross this, you'll get mu का value as rho A. What is A here? Area of cross section of the string. Generally ये area of cross section circular ही होगा. Wires हमारे circular होते हैं, ठीक है. तो we'll get mu का value as rho pi r square. R क्या है? It is radius of cross section. Okay, मतलब basically string की thickness, कितना मोटा है कितना पतला है वो string. You can put that here. You also get root of, ये रूट ऑफ म्यू की जगह पे मैं डाल दूंगा रो पाई आर स्क्वायर. तो आर विल गो आउट, तो आर इज रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, थिकनेस बेसिकली. तो वी कैन से दैट लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी बेसिकली इंप्लाइज कि हाउ थिक इज द स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट. समझ में आ रहा है क्या? तो ये तीनों लॉस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. दे मिक्स दिस विद स्टेशनरी वेव्स. स्टेशनरी वेव्स और ये वाला एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो और मल्टीपल वाला है ये पता है स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट, एंड दे विल मिक्स विद दिस. इसको बीट्स के साथ मिक्स करते हैं हम लोग, है ना. विल कम टू बीट्स ऑल्सो. बीट्स और स्टेशनरी वेव का मिक्स वाला सम आता है. समझ में आया क्या? वन रिलेशन यू ऑलवेज गेट फ्रॉम स्टेशनरी वेव्स, विच इज वन ऑफ दिस लॉज. सेकेंड रिलेशन यू गेट
बिटवीन फ्रीक्वेंसीज इज द बीट्स दे देंगे वो तुमको, तो दो एक बीट्स का रिलेशन मिल जाएगा और यहाँ एक मिल जाएगा, दो इक्वेशन होगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इन ऑर्गन पाइप्स, see organ pipes, what you have to understand, we have two cases here. One is pipe open at both the ends and second one is pipe closed at one end. एक एंड बंद है, तो ओपन एंड का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट फ्रीली हियर, तो यहाँ पे हमेशा एंटीनोड बनेगा एट द ओपन एंड, ओके। एंड पाइप अगर क्लोज है वन एंड पे तो देयर इज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हियर, तो यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द इंटरेक्टिव फोर्सेस कोहेसिव एडिसिव फोर्स की वजह से यहाँ पे विल हैव नोड एंड यहाँ पे भी हैव एंटी नोड ऑन द ओपन एंड। बट एक और बात समझना है तुमको कि अगर इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ओके, तो एंटी नोड्स आर नॉट फॉर्म्ड एग्जैक्टली ऑन द रिम लेवल, दे आर फॉर्म थोड़ा ऊपर फॉर्म करते हैं वो लोग, एग्जैक्ट रिम लेवल पे नहीं बन रहे, थोड़ा ऊपर बन रहे हैं, ओके, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस हियर, दिस डिस्टेंस हियर इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन, स्मॉल ई बोलते हैं हम लोग, एंड करेक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे एक एंड करेक्शन आएगा और यहाँ पर भी एक एंड करेक्शन आएगा, राइट, बिकॉज वी हैव वन एंटीनोड हियर आल्सो, करेक्ट। तो एक्चुअली में इफेक्टिव लेंथ क्या होना चाहिए यहाँ पर, इट विल बी L प्लस 2E, दैट इज द इफेक्टिव लेंथ इन केस ऑफ बोथ एंड्स आर ओपन, एंड यहाँ पे एक ही एंटीनोड है, तो वी कैन से L प्लस E शुड बी द इफेक्टिव लेंथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन? It is 0.3 times the diameter of the tube, or we can say 0.6 times R. This is the value of end correction. समझ में आया? तो दो चीज़ पता होना चाहिए कि अगर ओपन पाइप है both the ends में, तो दो we'll have two antinodes at both the ends, and if it is closed at one end you will only have one antinode, and antinodes are not formed exactly at the rim level, they are formed slightly above, and that distance is called as end correction, which is this formula, ठीक? Okay, now we can start it. तो इतना तो ये सेम लॉजिक जो हमने पीछे लगाया था वैसे कुछ डायग्राम यहाँ भी बनाएंगे, ओके। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट इफ यू टॉक अबाउट पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स, तो यहाँ पर एंटीनोड होना चाहिए और यहाँ भी एंटीनोड होना चाहिए। डायग्राम देखो ऐसे बनाते हैं, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये एंटीनोड यहाँ पे नोड यहाँ पर बीच में, this length is L, okay, so we'll say L effective is L plus 2E, and distance between two antinodes is how much? It is lambda by 2, that will be equal to length of the this thing. तो इसको स्मॉलर नहीं लिखना चाहिए, इसको कैपिटल L लिखना चाहिए, राइट, राइट, इसको कैपिटल L क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे lambda by 2 is equal to capital L, therefore L is equal to L, एंड देन फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड में जो है, फर्स्ट मोड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और जीरोथ ओवरटोन, ओके, या फर्स्ट हार्मोनिक, चार नाम है इसका, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक एंड जीरोथ ओवरटोन, ठीक। हाँ, विच विल बी V अपॉन लैम्डा, विच विल बी V अपॉन 2L, ठीक है ना, विच इज एक्चुअली V अपॉन 2L प्लस 2E, 2L प्लस 2E, समझ में आया क्या? देखो एक और चीज समझना है यहाँ पे कि V का फॉर्मूला इज नॉट रूट ऑफ T बाई म्यू यहाँ पे, ओके, दैट वाज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग्स, ओके। यहाँ पे स्ट्रिंग में वेव जा रहा है कि पाइप में चल रहा है वेव, और वो जो वेव है वो साउंड वेव है, ठीक है। तो दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव, तो हियर वेलोसिटी ऑफ फॉर्मूला इज रूट ऑफ गामा P बाय रो, दिस इज फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड इफ यू रिमेंबर, गामा P बाय रो, या इट इज रूट ऑफ गामा RT बाय M नॉट, या वी कैन से इसको 330 और वॉट एवर वैल्यू दे हैव गिवन इन योर न्यूमेरिकल, ओके। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर लेना है इसको, रूट ऑफ T बाय म्यू नहीं लेना है हमको, समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज दोज आर टू डिफरेंट फॉर्मूला, ओके, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द फर्स्ट मोड। सेकेंड मोड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड। यू शुड अंडरस्टैंड कि पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स का जो फॉर्मूला है इट्स वेरी सिमिलर टू द फॉर्मूला विच इज स्ट्रिंग अटैच्ड एट बोथ द एंड्स। वहाँ भी V/2L था और यहाँ भी V/2L है। अब देखते हैं कि रेशियो 1:2:3 मिलता है कि नहीं, चेक करते हैं, ओके। तो मिलेगा, आई थिंक यू इंट्रोड्यूस वन मोर लूप हियर,
समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. थोड़ा गंदा बन गया. यहाँ से ऐसा आएगा, 2 लूप आ जाएंगे. ऐसा कुछ. ठीक है. तो दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज एंटी नोड. परफेक्ट. ओके. तो लैम्डा बाई कितना, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल. लैम्डा इक्वल टू, देखो सेम फॉर्मूला आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू एल आ रहा है. तो वी कैन से दैट n1 विल बी v अपॉन लैम्डा विच इज v अपॉन एल. मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करो तो 2n0 मिल जाएगा. ओके. अगेन वी शुड पुट कैपिटल एल हियर, है ना. ये कैपिटल एल आएगा, इट्स नॉट स्मॉल एल. कैपिटल एल मीन्स इट इज द एन करेक्शन का वैल्यू मिला के. समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है. नेक्स्ट वन मोर, एक और कर लेते हैं. तो यू हैव थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ऐसा कुछ तो बनेगा. तो यू हैव एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, node, antinode, 1, 2 and 3. 3 lambda by 2 equal to L. Lambda is 2L by 3, or we can say N2 should be equal to V upon lambda, which is 3V upon 2L, which is 3N naught. Capital L. समझ में आएगा? तो रेशियो वही आ रहा है ना. रेशियो क्या आ रहा है? 1:2:3. All harmonics are present, and then we can have the same formula here. Np will be p plus 1 into n naught. ठीक, exactly same है. सिर्फ फर्क क्या है इसमें? एक तो n करेक्शन आ रहा है, that you should remember. Second, you should know v का फॉर्मूला is not same. बाकी तो ठीक है, डायग्राम भी थोड़ा अलग ही है, बट द फॉर्मूला के हिसाब से you should know that कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v upon 2l and then रेशियो इज 1:2:3. समझ में आया? ओके. तो काफ़ी आसान है ये. नेक्स्ट वन, दिस इज पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स. सेकेंड इज पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड. इसको भी कर लेते हैं. तो यहाँ पे एंटी नोड होना चाहिए, यहाँ पे नोड होना चाहिए. तो डायग्राम विल गो लाइक दिस, ऐसा कुछ, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. दिस इज स्मॉल एल. तो वी हैव लैम्डा बाई 4 ना. लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू कैपिटल एल. तो लैम्डा विल बी 4L. ठीक है. विच मीन्स एन नॉट विल बी v अपॉन लैम्डा विच विल बी v अपॉन 4L, and that's your fundamental frequency, right? If you want to write, so v upon 4L plus E. Okay. Next one, introduce one more loop. तो कैसे बनेगा? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ. ठीक है. एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड 1, 2, 3. 3 lambda by 4 equal to L. Lambda will be equal to 4L by 3, and that will be equal to N1 मिल जाएगा इसे, V upon lambda which is 3V upon 4L. तो सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है. एक लास्ट, दो चाहिए ना. समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, है ना. A N 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambda by 4. Lambda is 4L by 5. N2 will be equal to V upon lambda, V upon 5V upon 4L. That's it. हो गया. 1:3:5 odd harmonics are present, and what is the formula here? General formula, Np will be equal to 2p plus 1 n naught. ठीक है, समझ गया. सेम ही चीज़ है, मतलब कुछ अलग नहीं है यहाँ पर,
बट दो जो डिफरेंस है वो याद रखना कि डोंट यूज v का फॉर्मूला रूट ऑफ t बाई म्यू. एंड लास्टली हियर कि जो l है उसमें एंड करेक्शन ऐड करना होता है. वो एक एंड करेक्शन ऐड करना है कि दो एंड करेक्शन ऐड करना, डिपेंड कर रहा है कि इट इज ओपन एट बोथ द एंड्स या क्लोज एट वन एंड. समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड, बट दिस कैन आस्क यू 3 मार्क का क्वेश्चन आल्सो ऑन एनी वन ऑफ द 4 केसेस. ये चारों में से कोई भी एक केस उठा के या तो स्ट्रिंग का पूछ सकते हैं. ओके, स्ट्रिंग के 2 केसेस हो गए और 2 केसेस हो गए अपने पाइप के. और लास्ट वन बीट्स. चलो एक लास्ट डेरिवेशन एंड देन वी आर डन विद दिस. बीट्स का डेरिवेशन इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन फॉर स्टेशनरी वेव्स. इसमें 2-3 चीज ध्यान रखना है. ओके, बीट्स इज सुपरपोजिशन ऑफ 2 इनकोहेरेंट सोर्सेस, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहने वाला है. ये चीज तुम ध्यान रखो. ओके, तो 2 वेव ले लो. एक ले लिया वेव 1 which is some a sin 2 pi n1t plus phi1. अरे आगे x भी आएगा 2 pi by lambda x ऐसा कुछ तो. ओके, एंड देन y2 is equal to a sin 2 pi n2t plus 2 pi by lambda x. यू शुड नो दैट प्रोग्रेसिव वेव का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 वेरिएबल होगा, एक t होगा और एक x होगा. करेक्ट? दिस इज एम्पलीट्यूड. n1 n2 रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स. अब व्हेन यू आर फॉर्मिंग स्टेशनरी वेव्स वी कैन एनालाइज अ वेव एनीवेयर इन द प्लेन. कोऑर्डिनेट में कहीं भी एनालाइज कर सकते हैं. डेरिवेशन को इजी करने के लिए हमने HSC में क्या किया है कि वी आर डूइंग द एनालिसिस एट x इक्वल टू 0. ओरिजिन पे एनालिसिस कर रहे हैं. सुपरपोजिशन कहाँ देख रहे हैं हम लोग? x इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. तो एट x इक्वल टू 0 y1 विल लुक लाइक दिस a sin 2 pi n1t and y2 will look like this a sin 2 pi n2t. है ना? देखो बीट्स का फंडा क्या है वो भी सुन लो एक बार. नॉर्मली क्या होता है when you have 2 sources S1 S2 and if you have a screen in front of you, अगर कोहेरेंट सोर्स है तो एवरी पॉइंट पे यू हैव डिफरेंट फ्रिंजेस, राइट? लाउड साउंड या नो साउंड, ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज, जैसे हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव से पढ़ा है. करेक्ट? दिस इज केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस. कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है कि इफ यू हैव कोई भी पॉइंट का इंटेंसिटी इज फिक्स्ड. इफ यू आर स्टैंडिंग हियर एंड लेट्स से यू गेट अ ब्राइट फ्रिंज और अ लाउड साउंड और यू गेट मैक्सिमा देयर, तो वो मैक्सिमा हमेशा मैक्सिमा ही रहेगा. समझ में आ रहा है? इट विल नॉट चेंज विद टाइम बिकॉज फेज डिफरेंस चेंज होता है उसमें. ओके, बट इनकोहेरेंट सोर्स है तो इफ देयर इज दिस इज S1 दिस इज S2 और ये इनकोहेरेंट सोर्सेज जो इंटरफेयर कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा. समझ में आ रहा है क्या? मतलब अभी लेट्स से एट t इक्वल टू 0 यू हियर अ लाउड साउंड, ओके, ड्यू टू इंटरफेरेंस, एंड आफ्टर सम टाइम 1 सेकंड में प्रॉब्ली नो साउंड आएगा, फिर 2 सेकंड पे कुछ और साउंड आएगा. मतलब समझ में आ रहा है क्या? तो इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विल चेंज इफ इट इज इनकोहेरेंट सोर्सेस. इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इज फिक्स्ड इफ इट इज अ कोहेरेंट सोर्स. समझ में आ रहा है क्या? जो इंटेंसिटी फॉर्मूला हमने I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 पढ़ा है वो इसके लिए एप्लीकेबल है, कोहेरेंट के लिए. इनकोहेरेंट के लिए इट इज ऑलवेज I1 प्लस I2 ओनली. समझ में आ रहा है क्या? इंटेंसिटी ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन केस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस वाज दैट फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, एंड cos phi वो फाई का फेज डिफरेंस उसको हम पाथ डिफरेंस से रिलेट करके फिर आंसर निकालते हैं, राइट? समझ में आ रहा है क्या? दैट इज फॉर कोहेरेंट सोर्स. इनकोहेरेंट बोला और बोला इंटेंसिटी क्या है पॉइंट का? इज जस्ट I1 प्लस I2. समझ में आ रहा है? दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कोई भी पॉइंट का जो इंटेंसिटी है वो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहता है. समझ में आ रहा है? तो ऐसा होगा कि अगर इफ देयर आर 2 लाउड स्पीकर्स एंड यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू हैव इक्वेशंस लाइक दिस, तो अभी कुछ लाउड साउंड आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग वैक्सिंग, एंड थोड़ी देर नो साउंड आएगा उसको बोलते हैं वेनिंग. तो ऑल्टरनेट वैक्सिंग वेनिंग तुमको सुनाई देगा. अगर ये जो वैक्सिंग वेनिंग का टाइम इंटरवल है ये अगर इनफ है, समझा? मतलब इट हैज टू बी लार्ज इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वैक्सिंग एंड वेनिंग हैज पास्ड. समझ में आ रहा है क्या? इफ इज लार्ज इनफ देन वी कॉल इसको बीट्स. समझा? ह्यूमन को समझ में आना चाहिए ना कि 1/10 ऑफ द सेकंड का गैप होना चाहिए. ठीक है, बहुत फास्ट वैक्सिंग वेनिंग होगा तो भी समझ में नहीं आएगा हमको. समझा? तो बीट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विल कीप ऑन चेंजिंग. यू विल हियर ऑल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग एट द सेम पोजीशन. समझ में आ रहा है क्या? इन केस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस इफ यू वांट टू चेंज द इंटेंसिटी यू हैव टू चेंज योर पोजीशन आल्सो. चमका? ये डिफरेंस है कंसेप्चुअल. ठीक है, अब डेरिवेशन भी देख लो. तो क्वेश्चन क्या पूछा है? यू हैव टू गेट द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ऑल्सो यू हैव टू फाइंड एट व्हाट टाइम पे आई विल सी लिसन टू वैक्सिंग एंड व्हाट टाइम पे आई लिसन वेनिंग. मतलब मुझे टाइम इंटरवल चाहिए वैक्सिंग और वेनिंग के बीच का.
समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज डेरिवेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी. तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी. बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि वैक्सिंग वेरिंग कब आ रहा है, फिर उनका बीच का टाइम इंटरवल हम निकालेंगे. ठीक है, करते हैं. देखो बीट फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन भी लिख लो. एक्चुअली इट इज बेसिक रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड वेयर टाइम, दिस इज टाइम बिटवीन टू वैक्सिंग और टाइम बिटवीन टू वेनिंग. ये बताना चाहिए. तो बीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो ये करना पड़ेगा. करते हैं, इनको आ जाओ. ये लिखा हमने इक्वेशन. तो अगेन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए x = 0 लिखा है. अब सुपरपोज करो. ठीक है, तो इसे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट डिस्प्लेसमेंट इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट विच विल बी a sin 2 pi n1t प्लस a sin 2 pi n2t. सेम राम कहानी जो हमने पहले किया था. अगेन a कॉमन निकल जाएगा. ओके, sin a प्लस sin b, sin c प्लस sin d, राइट. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 sin c प्लस d by 2. तो subtract these two terms. तो 2 pi n1 minus n2 into t upon 2, right? c plus d by 2 है ना. cos c minus d by 2. तो you have this term. करेक्ट. ये है भाई. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. 2a sin कुछ जबरदस्त क्या प्लस साइन c प्लस डी बाई 2 ना, c प्लस. ठीक है, प्लस आ गया तो देखो क्या मिल रहा है. यू हैव 2 पाई n1 प्लस. अब इसका ग्राफ देखो कैसे बन रहा है. दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली. कॉस, तो यू हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी टर्म एंड यू हैव अ लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म, राइट. n1 प्लस n2 रिप्रेजेंट्स अ हायर फ्रीक्वेंसी टर्म. साइन में यहाँ पे इफ यू नोटिस यहाँ पे n1 प्लस n2 लिखा हुआ है, तो हायर फ्रीक्वेंसी टर्म है ये, और ये लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म है, राइट. तो साइन का जो फंक्शन हो जाएगा दिस इज समथिंग एज एनवेलप एंड एनवेलपिंग फंक्शन. ओके, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, राइट. तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है देखो. ओके, ये जो हायर फ्रीक्वेंसी टर्म है इट इज ऑलवेज एनवेलप्ड फंक्शन, इट इज इनसाइड द एनवेलपिंग फंक्शन. ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म है वो एनवेलपिंग फंक्शन बनेगा, मतलब ये बॉर्डर बन जाएगा. तो देखो कॉस का जो ग्राफ है, कॉस ग्राफ गोज लाइक दिस. ओके, उसके अंदर तुम्हारा साइन का कर्व चलेगा, तो इट विल गो लाइक दिस. ग्राफ इज लाइक दिस. ओके, तो दिस इज द कॉस टर्म, दिस इज द n1 minus n2 term. Okay, and this thing here inside is the n1 plus n2 term graphically. ठीक है, और ये बॉर्डर मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया. एक्चुअल ग्राफ में सिर्फ यही रहेगा. जस्ट टू टेल यू दैट द एम्पलीट्यूड इज बीइंग डिसाइडेड बाय हु, द येलो वन. ये जो अंदर व्हाइट वाला ग्राफ है इट इज नॉट गोइंग टू एक्सीड द येलो पार्ट, राइट. तो येलो वाला जो है वो डिसाइड कर रहा है कि कितना मैक्सिमम पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है या कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है. तो इसलिए ये बताने के लिए ग्राफ बनाया मैंने कि एम्पलीट्यूड टर्म में हम ये वाला टर्म लेंगे, ये वाला, नॉट दिस वन, बिकॉज एम्पलीट्यूड द बॉर्डर इज डिसाइड बाय द n1 minus n2 टर्म. समझ में आया क्या? ठीक है, तो इफ आई हैव टू राइट कि जब बीट्स बन रहा है तो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इट इज 2a cos 2 pi n1 minus n2 t upon 2. दिस इज द टर्म फॉर एम्पलीट्यूड. जैसे स्टेशनरी वे में x का टर्म लिया था वैसे यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म विल टेक. तो ग्राफिकली लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म डिसाइड्स कि व्हाट इज द एनवेलप, मतलब एनवेलप को या एम्पलीट्यूड को वो डिसाइड करता है. समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? चलो पहले इससे करते हैं, वैक्सिंग से कर लेते हैं. ओके, लेट्स टेक वैक्सिंग फर्स्ट. अगर बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है तो तुम किसी एक से कर सकते हो, दोनों से करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बट विल जस्ट फॉर द सिलेबस कवरेज विल डू फ्रॉम बोथ. वैसे अगर सिर्फ बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है या तो वैक्सिंग से कर लो या तो वेरिंग से कर लो, बट कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. अच्छा, वैक्सिंग मतलब क्या है कि व्हेन योर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, है ना, विच इज प्लस और माइनस 2a, राइट. दिस विल हैपन व्हेन कॉस का टर्म जो है तुम्हारा वो वैल्यू प्लस और माइनस 1 होनी चाहिए, है ना. विच मीन्स बेसिकली दिस एंगल 2 pi n1 minus n2 into t upon 2, this value should be what? cos 1 कब होता है? cos 0 and then pi, है ना, -1 के लिए, then
2 पाई 3 पाई एंड ऑल दोस थिंग्स, करेक्ट, विच मीन्स टाइम का वैल्यू क्या है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी सबसे कैंसिल हो रहा है, यूल गेट टी का वैल्यू एज 0, 1/n1 माइनस n2 है ना, फिर 2/n1 माइनस n2, 3/n1 माइनस n2, ऐसे टर्म्स मिलते जाएंगे, करेक्ट। एंड इफ आई टू गेट अ टाइम इंटरवल तो सबट्रैक्ट कर लो, व्हाट इज द टाइम इंटरवल, दिस इज दिस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 1/n1 माइनस n2, ठीक, और इसका रेसिप्रोकल निकाल लिया तो मिल जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी विच इज सिंपली 1 टाइम पीरियड विच इज n1 माइनस n2, खत्म। तो एक रिलेशन हमेशा बीट फ्रीक्वेंसी से मिलता है सम्स में, दैट्स इट, समझा। अब वेनिंग से कर रहा है तो वेनिंग से भी कर लो, देखो कैसा आएगा। शो डू वेनिंग, वेनिंग मतलब व्हेन योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 0 which means cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t, this value should be 0, एक मिनट पूरा नहीं करते, is equal to 0, right, cos 0 कब होता है 90 ना, तो pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on, और यहाँ पे आ जाएगा 2 एंगल, मतलब एंगल का वैल्यू होना चाहिए, तो एंगल इज दिस मच अपॉन 2, 2 बाय बाय, पाई कैंसिल करो, तुमको टी का वैल्यू क्या मिलेगा 1/2n1 माइनस n2, देन 3/2n1 माइनस n2, देन 5/2n1 माइनस n2। अगर टाइम पीरियड चाहिए तो दो को सबट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा, देखो 3 - 1 2 एंड देन 2 कैंसिल, सेम ही मिलेगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है, समझ में आया क्या। सम्स में देखो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, जैसे दे विल गिव यू सम लाइक दिस, एक सोनोमीटर है, ओके, वायर है, ऑल दोस थिंग्स, एंड दे विल से कि आई यूज फ्रीक्वेंसी नंबर 1, ओके, एंड देन एक ट्यूनिंग फोक को यूज किया, उस टाइम पे लेंथ L1 था, ठीक है, फिर एक और ट्यूनिंग फोक को यूज किया, उसके बाद उस टाइम पे लेंथ L2 था, ओके, कैन यू गिव मी N1 N2 का वैल्यूज। तो एक तो तुमको पता है कि N1 N1 इक्वल टू N2 L2, फ्रॉम चेंजिंग द लेंथ, ओके, तो लॉ ऑफ लेंथ इज वैलिड, करेक्ट, ठीक है, ये रिलेशन तुमको स्टेशनरी वेव से मिल रहा है, लॉ ऑफ लेंथ से। फिर सेकंड रिलेशन क्या देंगे वो लोग, दे विल गिव यू कि भाई बीट फ्रीक्वेंसी इज 2, तो यू नो दैट n1 माइनस n2 इज 2, तो दो रिलेशन, दो वेरिएबल से आंसर आ जाता है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, आई गेट द पॉइंट। अब यहाँ पे लेंथ वेरी किया है मैंने, टेंशन भी वेरी कर सकता हूँ, लीनियर मास डेंसिटी भी वेरी कर सकता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन स्टेशनरी वेव से मिलने वाला है, बीट फ्रीक्वेंसी इज अ हेल्पर, समझ में आया, हेल्प यू टू गेट वन मोर रिलेशन, इज मेकिंग सेंस, समझ में आया क्या, ठीक है। डेरिवेशन वाइज ये वाला डेरिवेशन ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक, चलो इनफ।